श्री अखिलेश यादव जी। मैं सबसे पहले सभापति महोदय आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने बजट पे बोलने का समय दिया है। मैं तीसरा सदस्य इस पे बोल रहा हूं। मैं अभी में से पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को खत्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए हैं। मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ के गए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है। सबका साथ, सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय, का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं, जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं। शायद 70 वर्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है।
$500 बिलियन का व्यापार एक तरफा। हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्ष मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या ये है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? देश के किसानों, दुकानों, उद्योगों को बचाने के लिए खोखले शब्दों के अलावा भाजपा के पास कोई और सुरक्षा कवच या संरक्षण योजना है कि नहीं है? इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये बजट दिशाहीन है। इस बजट में कोई विजन नहीं है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। और हम जैसे लोगों को, समाजवादियों को तो सरकार से पहले ही उम्मीद नहीं थी, और जिस सरकार से उम्मीद ना हो उसकी बजट से क्या उम्मीद होगी? इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और अगर जीडीपी हमारी 7% है और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ केवल 8% है, जो कि लगभग 12% होनी चाहिए थी, इसके कारण लोगों के हाथ में कम पैसा है। और कारण ये भी लगता है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो आंकड़ा यही कहता है कि $3000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय हमारी है। और अगर हम दुनिया से जब इतना ही जुड़ गए हैं तो 2025 की जो रैंकिंग है, हमारा स्थान 144वां 144th है। तो जहां हम इतना 10, 11, 12 साल से हम इतने बजट ला रहे हैं, क्या हमारे पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई? और सदन में, इसी सदन में कई बार ये पूछा गया कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे, कम से कम उनकी पर कैपिटा इनकम क्या, ये तो बताना ही चाहिए सरकार को। और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं दिखता इस बजट में। जैसे जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं कि हमारे कई फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, भविष्य में जो बनेंगे एक्सप्रेसवे, लेकिन भारत सरकार के बजट से कोई भी अभी एक्सप्रेसवे वहां पर नहीं बना। अगर कोई बना हो, नया बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो तो बताएं। और जो बने भी हैं वो उस मानक, उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस क्वालिटी के आज विकसित भारत के एक्सप्रेसवे होने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, वो कम से कम अपनी सड़कों को देखें, अपने एक्सप्रेसवेज को देखें कि उन्होंने क्या बना करके खड़ा इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इनके सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से कोई एक्सप्रेसवे बन रहा था। सभापति महोदय, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा
कई लोग स्टेटमेंट भी देते हैं कि हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उनके नाम से बनने के साथ साथ उनका नाम भी बदल दिया। पहले वो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा था, फिर अटल जी के नाम से एक्सप्रेसवे बन रहा था। लगता है वो जमीन पर नहीं उतरा, वो केवल कागजों पे बन रहा था। तो ये तो एक्सप्रेसवे की बात हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान को लेकर के इन्होंने कहा कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। आज हमारा किसान इस उदारीकरण में कहां खड़ा है? जिस किसान को लेकर के पूरे देश के सभी राजनीतिक दल चिंतित रहते हैं, इस डील के बाद हमारे किसानों का हाल क्या होगा? और जब सब कुछ विदेश से ही आएगा तो हमारा किसान भारत में क्या उगाएगा, जमीन पर क्या होगा और क्या बेच पाएगा? सभापति महोदय, सरकार ने बड़ा बजट पेश किया, कहा कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मंडियां तैयार करेंगे, बाजार तैयार करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। हमारे किसान जब काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़ी संख्या में जान चली गई। उसके बाद सरकार कहीं पीछे हटी और उन्होंने काले कानून वापस लिए। लेकिन आज भी किसानों को जो कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, वो अभी तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई। और जो तेज क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप और दूध को लेकर सरकार दावा करती कि हम सब्जियां इतना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमारी इतनी ग्रो कर गई है, हम दुनिया में इतना पैदा कर रहे हैं। दूध के जब आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हम दूध का उत्पादन इतना कर रहे हैं, और अगर आपका बजट ही विकसित भारत का बजट है, तो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और जो हमारा किसान दूध का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए एमएसपी की गारंटी कब देंगे? और गारंटी हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसको घर कैसे बनाएगा, घर कैसे चलाएगा? अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? अपनी बेटियों को हंसी खुशी विदा कैसे कर पाएगा? और इधर तो जहां फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, सभापति महोदय, सोने के भाव कहां पहुंच गए हैं? पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आ गए कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा? मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा? ये किसानों के बड़े सवाल हैं। भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते, ये किसी और को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ अदृश्य लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका बजट, जो बजट बनाते हैं, वो आम जनता का ना उसमें जिक्र है ना फिक्र रहती है। और अगर फिक्र होती उनको तो किसान की खाद समय पर मिल जाती उन्हें, उनको बीज समय पर मिल जाता, सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती, सिंचाई या सिंचाई मुक्त हो जाती थी। और मुझे याद है सभापति महोदय, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किसानों की सिंचाई मुफ्त करने के भी फैसले लिए। कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं और सरकार ने किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। मंडियों पे कहीं कोई खरीद नहीं है, और अगर खरीद हुई है तो सरकार बताए कि धान, आलू या गेहूं की खरीद में तो मिल जाती है उसको कीमत, लेकिन धान और आलू जैसी फसलों पर कोई सरकार कीमत नहीं दे पा रही। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में न छूट देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम, कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है।
मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल शब्दों की औपचारिकता रह गई है। किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देखकर ढूंढ रहा है, और इसीलिए भाजपा का हर बजट 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए ही होता है। अच्छे बजट की होती हैं 3 पहचान: गरीब की तरक्की, खुशहाली और मुस्कान। शायद इस बजट ने तीनों चीजों को छीनने का काम किया गरीबों से। दूसरा विषय है स्वास्थ्य को लेकर के बहुत हमारा गरीब समय समय पर परेशान रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के जो ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए वो सभापति महोदय सरकार नहीं उठाती दिख रही है, और जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप होती चली जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं, मुझे याद है सभापति महोदय पहला जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर के पहला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बना था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री और मैंने मिलकर के उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जो प्रचार में तो ये बहुत आगे हैं, प्रचार में तो ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, ऑपरेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी जिन लोगों ने इंश्योरेंस या LIC में किस्त दी होगी वो जानते होंगे कि महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है, किस्तें बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के एम्स के लिए 5,600 करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत के लिए पूरे देश के लिए सरकार ने जो बजट रखा है वो 4,700 करोड़ रुपए है। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश जो घंटा बजता था, सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है।
केवल घंटा ही लापता नहीं है। सभापति महोदय, नमामि गंगा को लेकर के हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया। क्या बात, पिछले 11 साल से माँ गंगा ने बुलाया नहीं किसी को। माँ गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी और तमाम पैरामीटर्स आज किस हालत में है माँ गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। सभापति महोदय, नमामि गंगा, मां गंगा में जुड़ने वाली नदियां, वरना नदी को एक संरक्षण कैसे हो, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, रिवर फ्रंट कैसे बने, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभापति महोदय, इनकी बुलडोजर सरकार ने उसका काम रोक दिया। काली नदी किस हालत में है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार जब बनानी थी तो कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना पर। इसी राजधानी में कहा गया। आज बताइए यमुना की हालत क्या है। और अगर यमुना दिल्ली में गंदी हो रही है तो ये बह करके जब यूपी जाती है तो मथुरा में भी गंदी है। और थोड़ा बहुत साफ गंगा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब चंबल का पानी उसमें जुड़ता है, थोड़ी बहुत यमुना साफ हो जाती है। उसके बाद यमुना में भी कोई सफाई का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट अगर कहीं बना है तो लखनऊ में बना है, गोमती रिवर फ्रंट। जो लोग ये कहते हो कि दूसरा रिवर फ्रंट अच्छा है, मैं उनसे कहूंगा कभी लखनऊ के रिवर फ्रंट पर भी घूम करके आइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रिवर फ्रंट क्या होता है। 26 जनवरी इसी वर्ष मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार को पढ़ा और उसमें देखा मैंने कि हाई यूरेनियम इन इंडिया ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए गए हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि सेवरल हेल्थ रिस्क हैं उससे। लेड पॉल्यूशन अलार्मिंग इन 69 रिवर्स इन इंडिया कंटेमिनेटेड, रिवर्स आर कंटेमिनेटेड। हमारे पानी में पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। हमारी नदियों में मरकरी है, डेंजरस लेवल। और जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स के आसपास, सब में टॉक्सिक है, मरकरी है, बड़े पैमाने पे डेंजरस है पानी वहां का। और कई जगह इंडस्ट्री का सीधा सीधा वेस्ट जा रहा है। आर्सेनिक लेवल का सोच ही नहीं सकते हम लोग, जो मानक है उससे कई गुना ज्यादा है। ये तो हमारे देश का पानी है जो नदियों में बह रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर बन रहा है हमारा। ठीक ही कहा हमारे माननीय सदस्य ने कि जो संपन्न है, प्रिविलेज हैं, वो लोग तो पानी साफ करने की मशीन खरीद सकते हैं। हमारा गरीब क्या खरीदेगा? गरीब की हेल्थ को कितनी परेशानी और रिस्क है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारे देश को भी सुनना पड़ा एक प्रतिष्ठित चैनल पर कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा, क्योंकि वहां आ ही नहीं सकता है क्योंकि आपकी हवा खराब है। सोचिए, देश का पानी खराब हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पानी खराब सरकार को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको अपना पानी बेचना है, तो वो बता रही कि आपके भारत के पानी में क्या क्या है। और ये बात गलत है तो सरकार ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं कि इस तरह अपनी कंपनियों का सामान बेचने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। जो चर्चा होने लगती है हवा खराब है, हालांकि उत्तर प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते।
हमने तो कहा कि तुम लखनऊ से गए हो, लखनऊ का जो अदब है, लखनऊ का जो हमारी पहचान है, कम से कम अगर नमस्कार नहीं कर सकते तो आदाब तो कर ही देते वहां जाकर। जो लोग पिछड़े पीडीए उनके पक्षधर बनते हैं, आरक्षण को लेकर के कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, उनकी सरकारों में क्या अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। मुझे याद है इससे पहले जब बहस हुई थी सदन में, वहां से बात निकली थी कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। मैं उसी पे कुछ कहना चाहता हूं। ये अपनी अपनी किस्मत है, कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं झुके झुके जीवन भर भूपर। माना बदकिस्मत है लेकिन क्या वे महक नहीं सकती हैं, अगर मिले अवसर अंगारे सी क्या दहक नहीं सकती। जिस तरीके से आरक्षण पर खिलवाड़ हो रही है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विकसित भारत तभी विकसित भारत माना जाएगा जब हमारे पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को बराबर का हक मिलेगा, और जब तक हक नहीं मिल रहा उनको तब तक शायद विकसित भारत का देखने का सपना आधा अधूरा है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माइग्रेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को एक फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट का लाभ लिए अगर अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नंबर प्राप्त करे तो उसे अनारक्षित वर्ग में सेलेक्ट किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है? हमारे सरकार की भी नियत है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए जिनका हक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने। तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। जब पिछड़ों का ख्याल करोगे तभी आपका देश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। अगर आप पिछड़ों को छोड़ देंगे, दलितों को छोड़ देंगे, आदिवासियों को छोड़ देंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को छोड़ देंगे, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है, और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। और इनकी सरकार में कितना भेदभाव है। सभापति महोदय, केवल चुनाव जीतने के लिए सोचिए, एक 72 साल के बुजुर्ग पर मोहित खान साहब, आप जानते होंगे आपके क्षेत्र में, सभापति महोदय, बीजेपी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना। इन आंकड़ों से क्या मतलब? और आंकड़ों के अगर ये ठीक आंकड़े होते सभापति महोदय, तो इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन हम 1 लाख करोड़ की बनाएंगे। आज बुलेट ट्रेन 2 लाख करोड़ की कैसे हो गई? सभापति महोदय कहा कि हम 1 लाख करोड़ में बनाएंगे बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन केवल संपन्न स्टेटों में क्यों? हमारे बंगाल, बिहार और यूपी में क्यों नहीं? और अगर आप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं, 1 लाख करोड़ का बजट दिया था, 2 लाख करोड़ बजट हो गया। यूपी में जब बनेगा तो पता नहीं कब बनेगा, कौन जानता है कब बनेगा। चुनाव जीतने के लिए इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया, झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए आप, अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव आ रहे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। वो विकास के रास्ते पे जाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, आपका विकास अयोध्या का तो मैं जानता हूं कैसा है, क्योंकि लोगों ने काशी को क्यूटे बनते नहीं देख पाए। अगर हम सब सदस्य हैं और हमारे प्रधान संसद के संसदीय क्षेत्र को अगर हम क्यूटो न बना पाए
आप विरासत मिटा रहे हो वहां पर। कई सौ पुरानी दाल मंडी जिसमें केवल वोट नहीं मिलता, इसलिए दाल मंडी को आप डिमोलिश कर देंगे आप। बनारस और इसको अयोध्या को जीतने के लिए 72 वर्ष के एक व्यक्ति को झूठा केस लगाया, झूठा फंसाया, जेल भेज दिया। और न केवल उसको जेल भेजा बल्कि उसकी दुकानें और उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चला दिया। क्या डेमोक्रेसी में हमारे बुलडोजर का कोई स्थान है क्या? हाई कोर्ट कहता है कि आप फैसला सुना सकते हैं क्या? कोर्ट कहता है कि आप कौन हो गए फैसला सुनाने वाले लोग? और फिर आप लोग कहते हैं कि हर घर जल और नल। सभापति महोदय, इन्हीं के विधायक ने मंत्री जी को घेर लिया, इन्हीं के विधायक ने मंत्री जी का अपहरण कर लिया और ये कहते हैं कि हम तो, हमारे कोई अराजकता नहीं है। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम एमओयू साइन करेंगे। सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, एमओयू साइन किए गए, लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए। और एमओयू साइन होने के बाद जमीन पर कितना उतरा ये बताए सरकार। एमओयू के बाद सरकार बताए कितना जमीन पर उतरा है। इन्होंने जब कश्मीर का 370 हटा रहे थे सभापति महोदय, हाँ ना, बजट ही है ये एमओयू में, क्योंकि इंसेंटिव अगर नहीं देंगे तो कौन आपका इन्वेस्टमेंट लाएगा? ये राज्य का विषय नहीं है सभापति, राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं। और आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, हमने देश में कहा कि हमने 1000 किलोमीटर मेट्रो बिछाई है। आपने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्यों नहीं मेट्रो बिछाई? क्यों नहीं बिछाई आपने? आपने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र को एक्सप्रेस से क्यों नहीं जोड़ा आपने? क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आपने नाम से एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बनाया, बताइए आप? ये बजट नहीं है आपके पास। अयोध्या एयरपोर्ट घोटाला, एयरपोर्ट बनते ही पानी टपकने लगा। एयरपोर्ट तो दिल्ली का है, बजट तो दिल्ली ने दिया होगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन, हमारे कन्नौज का रेलवे स्टेशन बनते ही गिर गया और गिरने के बाद अभी तक नहीं बन पाया। तो ये बजट का हिस्सा नहीं है क्या? आप वाटरवेज बात कर रहे हैं, गंगा साफ नहीं है, आप पानी का जहाज कहां ले जाएंगे? बिहार में जाकर के रुक जाएगा। पिछली बार भी एक पानी का जहाज चला था, बनारस से जाते ही बिहार में रुक गया, जाकर पटना भी नहीं पहुंच पाया। रामपथ, सीवर लाइन स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। आपका स्मार्ट सिटी कैसा है? इंदौर में पानी पीने से कितने लोगों की जान चलेगी सभापति महोदय? और कोई शहर बता दीजिए जहां पर कूड़ों का ढेर ना हो। जब देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया हो और उसके बाद भी कूड़ा ना हटे सभापति महोदय। भजन संध्या स्थल घोटाला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाया, उसमें भी पानी गिर रहा है। लाइट सजावट की चाइनीज आई है। हमारे देश का कारोबार कैसे उलझा दिया आपने? चीन और अमेरिका और थोड़ा बहुत रशिया, विदेश नीति तो असफल हुई है, लेकिन हमारा बाजार को भी पूरा बेच दिया। और चीन के सवाल पर सभापति महोदय, चीन हमारी जमीन पर भी निगाहें रखते हुए है और हमारे बाजार पे भी। इसलिए जो सरकार फैसला ले बड़ी सावधानी से ले। मैं कितनी बातें बताऊं वहां पर। शेरा जमीन ले लिया, जमीनें जाने कहां चली गई हैं। इसलिए सभापति महोदय, ये बजट दिशाहीन है। ये 2047 में हमारा विकसित भारत तो नहीं बनेगा। और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को लेकर के जो चिंता रही, हमेशा रहती थी, और जो सरकार ने बड़े बड़े फैसले भी लिए थे, जानकारी दी थी कि हम बेरोजगारी ऐसे दूर कर लेंगे। मेक इन इंडिया का जो सपना दिखाया था, आखिरकार मेक इन इंडिया का सपना कहाँ पूरा हो पा रहा है? मेक इन इंडिया का जो शेर था वो जंग खा रहा है सभापति महोदय। जो योजना लेकर के आए थे
एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, सरकार बताए कि हमें कितना उसमें लाभ पहुंचा है। 2024-2025 के बजट में इन योजनाओं के लिए 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन खर्च कितना हुआ? 1,700 करोड़ रुपया केवल। एक आपने पिछली बार सपना दिखाया था कि इंटर्नशिप की योजना, इंटर्नशिप वाली योजना जो घोषित की, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपने, लेकिन उसमें खर्च कितना हुआ है? 500 करोड़ रुपया। और जो लक्ष्य रखा था आपने रखा था 5 साल में 1 करोड़ लोगों को, लेकिन इसमें आए कितने? 1,65,000 लोगों ने फॉर्म भरा, ऑफर दिया उन्होंने, लेकिन फाइनली जिसमें ऑफर जिसका सिलेक्ट हुआ वो केवल 16,000 लोगों को काम पहुंचा है। सोचिए, हमारा देश इतना बड़ा, जहां करोड़ों को आप इस योजना से जोड़ना चाहते थे, केवल 16,000 लोग जाएंगे उसमें। ये आपको बेरोजगारी खत्म करने की योजना है आपकी। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आप उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए, वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, हम क्या करें अब? अखिलेश जी, आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। क्या बोले? फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं। सभापति महोदय, नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीबी राम जी नाम बदल दिया आपने। यूपी जैसा बड़ा स्टेट, उसको क्या मिलेगा अब, जहां पर 1,000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं। जब 1,000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं और 40% व्यय प्रदेश सरकारों पर डाल दिया गया है, ये स्कीम कैसे चलेगी आपकी? मैंने पहले ही कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े सरकार के पास होंगे कि किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक हम दोगुनी आय कर देंगे। आप बताइए, आलू की पैदावार की आय दोगुनी हो गई, धान की पैदावार करने वाले की आय दोगुनी हो गई। आपको गाय से बहुत प्रेम है। हमारे क्षेत्र में खुद एक काऊ मिल्क प्लांट बना, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। आपकी सरकार ने उसको बंद कर दिया। आप कहते गाय की सेवा करो, लेकिन पहला यूपी का काऊ मिल्क प्लांट वो आपसे बंद हो गया। अगर शायद हम ऊंट के मिल्क की चॉकलेट बना रहे होते उस प्लांट से, तो वो प्लांट चलता रहता। आय दोगुनी कितनी हुई है बताएं सरकार? मत्स्य पालन और पशुधन विकास की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का कहना है कि वित्त अच्छी हुई है, लेकिन क्या कारण है कि एफडीआई में लगातार कमी आ रही है? विदेशी इन्वेस्टर्स क्यों बाहर ले जा रहे हैं? भारत में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं इच्छुक हैं? और शेयर मार्केट क्यों इतनी जल्दी गिर जाता है? रुपए के मूल्य में डॉलर के विरुद्ध निरंतर गिरावट आ रही है। और इसके बाद सभापति महोदय, इस डील और ढील के बाद हमारा रुपया कहां होगा, ये सरकार जरूर बताए। मैन्युफैक्चरिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी हम जीडीपी के 15% पर मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के शेयर मेक इंडिया के अनुसार अभी तक 25% होना चाहिए था। इससे स्पष्ट लगता है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजना सफल नहीं हो पाई है।
और उसी का परिणाम है कि आज हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही। सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा लेबर कोड्स लाए गए हैं। जिन लेबर रिफॉर्म्स के रूप में दर्शाया जा रहा है वो लेबर कोड एम्प्लॉयर के हित में है, लेबर के पक्ष में नहीं है और मजदूरों के नहीं है। अब अधिकांश उद्योगों द्वारा लेबर को कोई भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इतना तानाशाही होगी कि जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। उनके 8 घंटे से अधिक काम कराया जा सकता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की है सरकार ने। सोचिए, यही सरकार है कि सबका साथ सबका विकास। एयर पॉल्यूशन को लेकर के मैं पहले ही कह चुका हूँ। शहरी विकास तो इनका मैंने क्योटो को मैं देखा है, इसलिए उस क्योटो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के केवल 10% और 14.2% बजट बढ़ाया गया है, जबकि पिछले वर्ष का पूरा बजट इन दोनों मदों में खर्च ही नहीं किया गया। आखिरकार सरकार बताए कि खर्च क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है किसकी वजह से खर्च नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में 40,000 करोड़ रुपए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया था। वो लगता है उस गांव को अनाथ छोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने। वो गांव ही अनाथ छोड़ दिया है। आरबीआई के डेटा के अनुसार इनकम में जो नीचे 80% हैं, उनकी इनकम का शेयर 36% से घट करके 32% हो गया है और हर वर्ष में रियल वेजेस 2% कम हो रही हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है? मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी कि इसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से लगातार गिरावट होती जा रही है। मैं रैंकिंग में नहीं जाना चाहता हूं कि हमारी रैंकिंग कहाँ है, गैर बराबरी की रैंकिंग में हम कहाँ पहुँच गए, हम कितना नीचे पहुँच गए हैं। जो तरह तरह की रैंकिंग समय समय पर आती हैं, उन रैंकिंग के बारे में सरकार को ज़रूर पता होगा कि हम एजुकेशन इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, हम हेल्थ इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, और जो एयर क्वालिटी के इंडेक्स है उसमें हम दुनिया में कहाँ हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बजट दिशाहीन है। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। जिस तरह एआई पे बात की गई है, एआई अगर अच्छाई और भलाई के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी पे कितना रिसोर्सेज हैं कि एआई और जितना भी हमारा वो है जो बजट है वो सबसे ज़्यादा खर्च वो करते हैं दूसरों को बदनाम करते हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बजट को गरीबों की तरफ मोड़ेगी, पीडीए के लोगों की तरफ मोड़ेगी, जिससे वो भी मुख्य धारा में खड़े हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।